चलिए, कल की क्लास में हमारी बात हुई थी वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। अवतल दर्पण में मैंने बताया था कि अवतल दर्पण में किस हिसाब से संबंध स्थापित किया जाएगा। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, ये भी हम जानते हैं। दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है। नॉर्मल से इस क्वेश्चन की सहायता से हमें क्या करना है ये भी मैंने बताया था कि अगर मान लीजिए वक्रता त्रिज्या दिया है इतना कि मान लो कि ध्रुव से और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, मतलब वो किसकी दूरी दे रहा है, वक्रता त्रिज्या की दे रहा है ना, तो बोले फोकस दूरी उसकी कितनी होगी। तो बस r इक्वल टू क्या करेंगे, तो आप जानते हो यह बराबर क्या होता है r/2, इसका आधा कर देंगे तो वो फोकस दूरी निकल के चली जाएगी। और ये मुझे ज्ञात भी करना है, ये मुझे ज्ञात भी करना है। चलिए बात समझेंगे। उत्तल दर्पण देखो बहुत आसान सा टॉपिक है, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है यहाँ पे, थोड़ा सा बस सोचोगे समझ में आ जाएगा। बोल रहा है कि उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का पहले ग्राफ बना लो। उत्तल दर्पण का ग्राफ बनाएंगे हम, बनेगा ना। तो चलो ध्यान से एक बात, आपकी सारी डाउट्स कल वाले भी अभी क्लियर हो जाएगी। देखिए बोल रहा है कि उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कुछ मेरा ऐसे बना था, मतलब अंदर की तरफ क्या किया जाता है, कलई किया जाता है। और एक मुख्य अक्ष में भी रखा जाएगा ना, एक मुख्य अक्ष इसका भी होता है जिसके बीच में एक ध्रुव होती है P, और वक्रता केंद्र किधर होगा इसका, दर्पण के आगे की दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। रीजन भी बताया था क्यों पीछे होगा, क्योंकि जो खगोलीय दर्पण से मैंने ये काटा है तो इसका केंद्र इधर की होगा ना, यही हो जाएगा। अंदर की तरफ कनेक्ट कर दिया तो वक्रता केंद्र इसका इधर ही होगा। वक्रता केंद्र ना बोलकर वक्रता क्यों बोले ये भी जान रहे हो, क्योंकि मैंने वक्र काटा है तो ये वक्रता केंद्र हो जा रहा है। तो सी इधर, अब फोकस किधर, इनके बीच में। तो एक बात बताइए कि आपको ज्ञात करना वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध। तो इधर तो कहीं ज्ञात तो होगा नहीं ना, क्यों, क्योंकि पूरा वक्रता त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यही है ना, और फोकस कहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा कि इधर मिलेगा। तो इधर जो हमारा ग्राफ तैयार होगा इसकी मदद से हमें कहाँ जाना है, पीछे के तरफ। बात क्लियर हो गई, आधी बात ना। यहाँ पे क्या करना है, तो क्या क्या किस कंडीशन के हिसाब से हम चलेंगे, यहाँ पे ध्यान देखो। देखिए तो बोल रहा है यहाँ की कोई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आ रही, मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण हम कहीं से दूर से भेज रहे हैं या फिर पास से कहीं रखे हो, कहीं भेज रहे हो, ठीक है ना। और जो कि मैं जानता हूं, मैंने पूरा पीछे पढ़ा रखा है कि फोकस जो मेरा उत्तल दर्पण की बात होती है तो हमेशा यहाँ पे लगता है कि फोकस से आ रही है, मतलब फोकस से जाते हुए प्रतीत होती है हमारी। यहाँ पे जो भी बात होगी प्रतीत में होता है, आभास करते हैं उस बात को। तो कहीं कि नहीं फोकस होकर क्या कर रही है, जाती हुई प्रतीत हो रही है। बात क्लियर है ना, तो पीछे डॉट डॉट कर दो। और वक्रता केंद्र से, तो मैंने बोला था यहाँ से O से स्टार्ट है, OA एक बिंदु किधर जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, जो कि परावर्तक तल से टकराने के पश्चात OB दिशा में क्या हो जा रही है, वापस लौट जा रही है परावर्तित होकर। अब फिर मैंने बोला था कि ये जो बिंदु C है वक्रता केंद्र है, यहाँ से मैं एक अभिलंब A पे डालूंगा, इस पे A पे ना, जो कि सीधे निकल जाती है ऐसे, बोलिए। और इस अभिलंब का पूरा नाम मैंने क्या रख दिया था, N। तब उस कंडीशन में, इस स्थिति में हमें दिखाई पड़ रहा है कि ये वाली जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये आपतन कोण है, यहाँ से किरण पास हो रही थी, इसको I से दिखाएंगे। ये वाला जो हमारा है ये परावर्तित किरण के पास ये कोण बन रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा R। तो इस स्थिति में देखा जा रहा है, देखो ध्यान से, जब ये वाली दोनों के दोनों हमें कौन सी कोण दिखाई दिया, शीशा विमुख कोण दिखाई दिया कि नहीं दिखाई, बोले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये आप देखें क्या हो जाएगा R। इस कंडीशन में स्थिति को छोड़ दीजिए। एक और बात दिखाई दे रही है आपको कि ये वाला क्या है, यहाँ पे एक ऐसे रेखा बनी हुई है, ऐसे रेखा बनी गई है, और यहाँ पे देखो एक ऐसे एंगल कटा हुआ है, एक दूसरा यहाँ पे ऐसे ही है ना दोनों, तो मतलब क्या है, दोनों का दोनों संगत कोण है, इसलिए जब ये आई तो ये भी क्या हो जाएगा, आई।
बात क्लियर है यहाँ तक ना? तो इसे लिखने के हिसाब से देखेंगे क्या कि पहला देखो यहाँ मैंने कल बताया था कि कोण ओ ए एन इक्वल टू कोण एन ए बी एन ए बी। और आप जानते हैं कि किस नियम के अनुसार हो रहा है? परावर्तन के नियमों के अनुसार ये बताई जा रही है ना। तो परावर्तन का कौन सा नियम है? ये परावर्तन के सेकेंड नियम से, दूसरे नियम से। ये बात क्लियर है ना? यहाँ पे इतना बराबर इतना, कोण आई बराबर कोण आर। तो बोल रहा है कि चलिए ठीक है। सेकेंड मैंने बोला था आगे कुछ करवाया गया था ना? क्या चीज था वो? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। एक और चीज देखते हैं यहाँ पे, एक बात पढ़ा देते हैं कि देखा जा रहा है कि चूंकि कोण एन ए बी इज इक्वल टू कोण क्या एफ ए सी इज इक्वल टू क्या आर ना, एंगल आर ना, शीर्षाभिमुख कोण से। चाहे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा शीर्षाभिमुख कोण। थोड़ा सा मार्कर लगाइए ना। नहीं वो काम नहीं कर रहा सही। शीर्षाभिमुख कोण की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? शीर्षाभिमुख कोण से शीर्षाभिमुख कोण है ये ना, ये दोनों आपस में कोण क्या हो जाता है? बराबर हो जाएगा। तो समथिंग यही दिखाई दे रहा है मेरा। उसके बाद फिर एक बात देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक और चीज दिख रहा है। चूंकि कोण ओ ए एन इज इक्वल टू कोण क्या, ये एकांतर कोण दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? संगत कोण दिखाई दे रहा है। ये कोण बराबर कोण ए सी एफ। आई के पश्चात इसको हम क्या बोलेंगे? संगत कोण बोलेंगे। बात क्लियर है ना? आगे फिर देखी जाएगी बात। तो बोल रहा है कि चलो इसको इक्वेशन 2 कर दो आप, इसको इक्वेशन 3 कर दो। तो एक यहाँ पे बात देखिए कि जब ये वाला कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर और ये एंगल इसके बराबर, तो परावर्तन के नियमानुसार आप जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? कोण R। तो जब ये दोनों को सामने, ये भी बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके लिए? कोण एफ ए सी कि I को दिखाया जाता है, पहले I को दिखाया जाता है ना। तो इसको पहले लिखेंगे एफ सी ए इज इक्वल टू एफ ए सी। एफ सी इज इक्वल टू एफ ए सी। एक सेकेंड, क्या चीज? चलो देखिए बात हो रही थी क्या कि जब नॉर्मल से एक बात समझने वाली बात है यहाँ पे कि जब ये मेरा ये कोण इस कोण के बराबर, अब मैंने आपने इस कोण को इसके बराबर कर दिया किया अभी जस्ट, और इसको आपने इसके बराबर कर दिया। और आप जानते हैं परावर्तन के नियम के अनुसार कि हमेशा I सदैव किसके बराबर होती है? R के बराबर। तो ये वाला किसके बराबर हो जाएगा? R के बराबर, क्योंकि मुझे इसी से मतलब है ना, क्योंकि वो कितना दीजिए और फोकस दूरी इसी में फाइंड आउट होगा, इधर नहीं होने वाला है, इधर ही होगा ना। इस कोण को बराबर कर देंगे तो मतलब कोण एफ सी इक्वल टू कोण एफ ए सी। और आप जानते हैं कि जब एक त्रिभुज की दो कोण आपस में समान हो तो उनकी आपस में भुजाएं भी क्या होती हैं? समान होती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ ए या ए एफ इक्वल कोण, सॉरी ऐसे करेगा, लाइन है ना, ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ सी। बात क्लियर हो गया ना? एफ ए एफ इक्वल टू एफ सी। अब वही बात कंडीशन आ गई, छोटे द्वारक वाली बात आई कि नहीं आई? यहाँ भी तो लिखेंगे
क्या चीज यहाँ से लिख सकते हैं यार कि छोटे द्वारक के दर्पण के लिए, छोटे द्वारक मतलब क्या, इस दर्पण को अगर छोटा कर दिया जाए वहां पे जो ए रहेगा कहाँ आ जाएगा, पी के पास आ जाएगा, ध्रुव के पास ना, तो लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक की दर्पण के लिए करेगा, दर्पण के लिए, दर्पण के लिए बिंदु कौन सा, ए ना, ए ध्रुव पी के कहाँ होगा, समीप होगा। बात क्लियर है, ध्रुव पी के समीप होगा। तो देखा जाए यहाँ पे उस स्थिति में जब ए यहाँ पे आ जाएगा तब इसको इक्वेशन ना हो तो क्या कर दीजिए, 4 कर दीजिए। तो लिखेंगे समीकरण तब समीकरण कितने से, 4 से, 4 से क्या होगा, समीकरण 4 से क्या होगा आपका, AF की जगह पे हम क्या रखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख दो पहले तब लिखना, यहाँ से ध्रुव पी के समीप हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, FC। इसलिए समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, यहाँ से PF इक्वल टू क्या चीज, FC हो जाएगा। एक मिनट गलती मैंने कर दिया ना, PF इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, PF, क्योंकि जब A इसके पास आ जाएगा तो P हो जाएगा, बिंदु A हमारा P कहलाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, PF इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी AF की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, PF लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू कहाँ रखते हैं, उठा के समीकरण 1 में, AF की जगह पे क्या करते हैं, यहाँ PF कर दें तो यहाँ से हो जाएगा PF इक्वल टू FC। अब आपको दिखाई दे रहा है कि जो PF है, PF है और यहाँ पे क्या आपको दिखाई दे रहा है, FC दिखाई दे रहा है ना। ये दोनों के दोनों आपस में क्या है, इतना और इतना, ये दोनों के दोनों बराबर है, लेकिन इस टोटल दूरी की क्या है, आधा आधा है ना, आधा आधा। यहाँ पे यही थोड़ा सा लॉजिक है, तो लिखेंगे PF इक्वल टू FC इक्वल टू आधा, हाफ किसके, PC के। तो आप जानते हैं यहाँ से, इसलिए PF और FC को मैंने बोला था कि दोनों समान दूरियां हैं, दोनों फोकस दूरी के लिए मानी जाती हैं। तो बोल रहा है कि ये भी F है, इसको भी F है, और ये टोटल दूरी कितनी है, R, जिसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ये दोनों फोकस दूरी है, तो बोलेंगे कि जो ये दोनों है, दोनों की दोनों ये वक्र त्रिज्या की क्या है, आधी है। तो PF बराबर क्या है आपका, F इज इक्वल टू क्या है, हाफ, PC की जगह पे क्या लिख देंगे, R, या इसको आप कर सकते हैं F इक्वल टू R/2। एक बार पूरा एक्सप्लेन देख लीजिए। बोल रहा है कि किसी उत्तल दर्पण में हम क्या फोकस दूरी ज्ञात करेंगे, वक्र त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध ज्ञात करना है। तो उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण का आप एक चित्र बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचने के बाद आप जानते हैं कि इसको अंदर की तरफ कलई किया जाता है, फोकस दूरी इधर, वक्रता केंद्र इधर होता है। बोल रहा है कि जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण OA आ रही है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, परावर्तन होने के पश्चात किधर चली जाती है, AB दिशा में चली जाती है, और जो कि लगता है कि फोकस से होकर जा रही है या फोकस होकर जाती है। फिर उसके बाद प्रतीत होता है यहाँ पे। सेकंड बोल रहा है कि यहीं पे वक्रता केंद्र से एक A पर मैंने एक अभिलंब खींच दिया जो आगे बढ़ गई कहाँ, बिंदु N तक। तो बोल रहा है कि क्या, अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो कोण OAN है वो आपतन कोण हो गया, और NAB जो हो गया परावर्तन कोण हो गया। इसको I से और इसको R से दिखाया जा रहा है। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो R है, R के एकदम पीछे जस्ट एक और एंगल बना गया है जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण की जैसे दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या, ये भी दोनों के दोनों R हो गए, दोनों कोण शीर्षाभिमुख की वजह से दोनों एंगल बराबर हो गया। कौन सा, NAB इक्वल टू कोण क्या,
एफ ए सी। सेकेंड बोल रहा है कि यहाँ पे ये बात देखने वाली बात है कि यहाँ पे एक आई ऐसे दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक और एंगल ऐसे, मतलब दोनों के दोनों संगत कोण की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो ओ ए एन इक्वल टू कोण एफ सी ए, दोनों के दोनों किसके बराबर, कोण आई के बराबर। तो बोल रहा है कि ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, तो ये जब दोनों आपस में बराबर थे, ये भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इसलिए क्या चीज, एफ सी ए इक्वल टू एफ ए सी। यहाँ से अब जब दोनों कोण आपस में बराबर, क्योंकि दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी, इसलिए ए एफ इक्वल टू एफ सी। बोल रहा है कि जब इसी को छोटा कर दिया जाए तो ए पी के पास आ जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एफ। इसलिए इसको समीकरण मैंने एक माना था, इसलिए समीकरण 4 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका, पी एफ इक्वल टू एफ सी। और जब देखेंगे जो पी एफ एफ सी है वो पी सी की क्या है, आधी है। फाइनल रिजल्ट आपका क्या, एफ अपॉन में 1/2 आर। बात क्लियर है? Yes, sir. धन्यवाद। और आपका नेक्स्ट टॉपिक कल प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के बारे में समझा जाएगा, इमेज। मत भाई मत ना बोलेंगे तो कर देंगे, इमेज कल ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। पर क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल में आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, फोकस वृत्त तथा वक्र त्रिज्या में संबंध फर्स्ट सेकंड दोनों हो गया, एक उत्तल में भी और अवतल में भी कंप्लीट हो जाएगा, कर जाएंगे। Yes, sir. तो नॉर्मल हमको लगता है कम ही चांस है कि क्वेश्चन पहले हमेशा पूछता था इसके बारे में, इसको प्रूव करा। अवतल दर्पण का आ सकता है, फोकस तथा वक्र त्रिज्या में संबंध स्थापित करने के लिए दे सकता है रेयर कंडीशन में, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा बढ़िया से, दोनों को तैयार करिएगा। दोनों आपका क्लियर हो चुका है, अब कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब, चलिए धन्यवाद।